हेलो गाइस, मैं हूं मानवी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज सिया का मैड हाउस। तो आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि मैंने शेयर की है अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी, जिसमें मैंने अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर की सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर की हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर की। तो गाइस, सेकेंड ट्राइमेस्टर ना बेस्ट ट्राइमेस्टर होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, जिसको बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं तो वो तो उन सिम्टम्स से ही इतना परेशान रहता है, प्लस आप मेंटली थोड़ा सा प्रिपेयर होते हो और सेकेंड ट्राइमेस्टर आने तक आप प्रिपेयर हो चुके होते हो। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको पता होता है कि आप प्रेग्नेंट हो, बट ऐसा कुछ फीलिंग अंदर से बेबी की आपको नहीं आएगी कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, बेबी मूव कर रहा है, किक कर रहा है। ये सब चीज़ें सारी सेकेंड ट्राइमेस्टर में आती हैं। तो जैसे ही बेबी मूव करने लगता है, जैसे ही बेबी किक करता है, एक इंस्टेंट कनेक्शन फॉर्म हो जाता है मदर एंड बेबी के बीच में। ऑब्वियसली ये स्टार्टिंग से ही होता है, बट सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये बहुत ज़्यादा ग्रो करता है, क्योंकि अब आप एक्चुअली फील कर पा रहे हो कि येस बेबी इज इनसाइड यू। सो लास्ट हमने बात की थी कि मैं 28 सितंबर को गई थी अपने फर्स्ट अल्ट्रासाउंड के लिए, जिसमें दिखाई थी 8 वीक्स 5 डेज की प्रेगनेंसी, राइट। अब जब मैं उसके बाद डॉक्टर विजिट, जैसे जब भी आप अल्ट्रासाउंड कराओगे उसके नेक्स्ट डे या उसी दिन आपको डॉक्टर को दिखानी होती है अपनी रिपोर्ट, तब उन्होंने मुझे नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड की डेट दी, जो कि थी आफ्टर 1 नवंबर एंड विद इन 1 वीक मुझे वो कराना था। तो इसमें मुझे कराना था जेनेटिक स्क्रीनिंग, इसको हम लोग एंटी स्कैन भी कहते हैं। तो ये भी बहुत क्रूशियल टेस्ट होता है प्रेगनेंसी में, एंड ये टेस्ट कराने के बाद मुझे वापस डॉक्टर के पास जाना था। अब ये टेस्ट जब मैं कराने गई तो इसकी ना बहुत बड़ी कहानी है, और इस टेस्ट के साथ ना मेरी सबसे सैड मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। तो इसमें जो मेरी रिपोर्ट है वो मैं रीड आउट कर देती हूँ। fetus is 13 week 2 days now, CRL is 7 centimeter। पिछले वाले अल्ट्रासाउंड में मैंने आपको बताया था CRL of 2 centimeter। fetal movements noted, कार्डियक एक्टिविटी डिटेक्टेड, वो पहले भी डिटेक्ट हुई थी। नाउ हार्ट रेट इज 152 BPM। तो जो कार्डियक एक्टिविटी होती है वो जब आप फर्स्ट अल्ट्रासाउंड कराओगे तो बहुत ज़्यादा होगी, एंड बाय द टाइम वो धीरे धीरे डिक्रीज होती है एंड डिलीवरी तक वो 100 के अराउंड आ जाती है। नशल ट्रांसिलेंसी इज नॉर्मल विच इज 1.2 MMS। तो इसकी भी एक रेंज होती है जो कि नॉर्मल आई थी मेरी। एंटी स्कैन इसे कहते हैं, तो एंटी का ही फुल फॉर्म है नशल ट्रांसिलेंसी। देन नेजल बोन नॉट वेल सीन। बस ये जो लाइन है ना, नेजल बोन नॉट वेल सीन, इसने मुझे बहुत रुलाया है। इसकी स्टोरी मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी, मैं पहले पूरी रिपोर्ट रीड आउट कर देती हूँ। एंड डक्टस वेनेसिस फ्लो इज नॉर्मल, ऑल 4 limbs visualized, placenta appears to be at anterior wall at upper and middle segment। so placenta जो होता है उसकी भी पोजीशन चेंज होती रहती है थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी। सो मेरी जो अल्ट्रासाउंड वाली डॉक्टर थी उन्होंने बोला कि नेजल बोन अच्छे से नहीं दिख रही है, यू हैव टू रिव्यू आफ्टर अ वीक। तो मैं इमीडिएटली अपनी गायनी के पास भागी कि इसका क्या मतलब है। मैं जब उनके पास गई तो उन्होंने मुझसे कुछ कहा नहीं, बट शी लुक्ड टेंस्ड। तो फिर उसके बाद उन्होंने फ़ोन किया मेरी अल्ट्रासाउंड वाली डॉक्टर को, एंड उन्होंने डिस्कस किया कि क्या है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये जो रिव्यू अल्ट्रासाउंड है वो मैं किसी और डॉक्टर से करवाऊँ, एंड इट विल बी गुड अगर मैं किसी जेनेटिक डॉक्टर से करवाऊँ। तो उन्होंने मुझे 2-3 डॉक्टर्स का रेफरेंस दिया, जो कि एक PGI में बैठती हैं, एक महानगर में बैठती हैं। तो मुझे लगा कि PGI जाना बहुत वहाँ नंबर लगाना बहुत मुश्किल है, तो मैं पहले गई महानगर। बस अब दर्दनाक स्टोरी शुरू हो चुकी है, आंखों में आंसू ले आइए आप। जब मैं गई, ये जो डॉक्टर, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, मतलब मैं अंदर से तो लेना चाह रही हूँ इन डॉक्टर का नाम, और बहुत भड़ास है मेरे मन में, बट मैंने ऑन कॉल अपॉइंटमेंट लिया 6 बजे का। मैं वहाँ गई, मैं बैठी रही और मेरा नंबर आया 11:30 बजे। अब आप ये समझ सकते हो, जब आप प्रेग्नेंट होते हो आप इतनी देर एक जगह पे बैठ नहीं सकते।
तो सबसे पहले तो मेरा वहाँ का एक्सपीरियंस ही ये ख़राब था कि जब आपने ऑन कॉल अपॉइंटमेंट ही 6 बजे का दिया है और आप प्रेग्नेंट लेडीज़ को ही ट्रीट करते हो, तो उनके कंफर्ट का थोड़ा सा तो ध्यान दे लो यार। 6 बजे का अपॉइंटमेंट देके 7, 8, 9, 10, 11, 11:30, 5.5 घंटे आप बिठा के रख रहे हो अगले इंसान को। उसे भूख लग रही है, प्यास लग रही है। तो मेरी गायनी ने एक्चुअली क्या कहा था कि बस आप डॉक्टर के पास जाना, क्योंकि वो जेनेटिक डॉक्टर हैं, उनका ओपिनियन एक बेटर ओपिनियन होगा। तो आप उनसे कहना कि वो आपका एक अल्ट्रासाउंड करें, वो चेक करें कि नेजल बोन दिख रही है कि नहीं दिख रही है। नेजल बोन इज दिस, नोज की बोन इज नेजल बोन। तो बस इतना ही करवाना था मुझे। जब मैं गई 5.5 घंटे बाद जब मेरा नंबर आया, तब मैंने डॉक्टर से शेयर किया कि मेरा पिछला अल्ट्रासाउंड हुआ है जिसमें नेजल बोन नहीं दिख रही है, तो माय डॉक्टर हैज़ रेफर्ड टू यू कि आप अल्ट्रासाउंड करिए। सो शी क्लियरली सेड मैं अल्ट्रासाउंड करने वाली डॉक्टर नहीं हूँ, आई एम अ जेनेटिक डॉक्टर। तो मैंने कहा तो फिर मैम क्या करना है? तो उन्होंने कहा कि देखिए नेज़ल बोन नहीं दिख रही है। नेज़ल बोन नहीं दिख रही है का मतलब मैं आपको पूरा समझा देती हूँ कि जब नेज़ल बोन नहीं होती है इसका मतलब आपके बेबी को डाउन सिंड्रोम है। एंड डाउन सिंड्रोम काफ़ी तरीके का होता है। उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें गिना दी, T21, T20, जिनकी डिटेल्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती थी। एंड उन्होंने मुझे कहा कि अल्ट्रासाउंड वगैरह से कोई फ़ायदा नहीं है, आप एक टेस्ट कराइए। अब मुझे उस टेस्ट का नाम नहीं याद है, बट वो टेस्ट कुछ 18,000 रुपये का था। और फिर ये 18,000 वाले टेस्ट में भी अगर कुछ गड़बड़ लगती है, फिर एक और टेस्ट होता है, वो एमनियोटिक फ्लूइड निकाला जाता है, इंजेक्ट किया जाता है आपकी बेली पे। बहुत ही पेनफुल प्रोसेस होता है। वो कुछ 58,000 का टेस्ट था या शायद 1-1.5 लाख का था, मतलब मुझे बिल्कुल याद नहीं है, 3 साल हो गए इस बात को। बट काफ़ी एक्सपेंसिव टेस्ट थे वो दोनों। पहला वाला तो 18,000 का था, मुझे क्लियरली याद है। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि और अगर आपके उस टेस्ट में भी आया कि आपके बेबी को डाउन सिंड्रोम है, तब हम बेबी का अबॉर्शन कर देंगे। बस जैसे उन्होंने मुझसे ये कहा ना कि हम बेबी को अबॉर्ट कर देंगे, मेरे सुन्न हो गया सब कुछ। अब यहाँ तक तो कहानी मैं सुन रही थी और समझ रही थी, इसके बाद मुझे ना कुछ भी समझ में आना बंद हो गया। फिर अभय और मैं साथ में गए थे, तो उन्होंने कहा कि आप जाइए, अपना वो 18,000 वाला जो टेस्ट है उसका टोकन बनवाइए और आपका आज ही टेस्ट हो जाएगा, सैंपल चला जाएगा, 1 हफ्ते बाद आपकी रिपोर्ट आएगी। फिर मैंने और अभय ने सोचा 1 मिनट हम लोग आपस में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोग बाहर आए एंड तो पहले तो इनिशियली हुआ कि यार करवा लेते हैं, इट्स रियली इम्पॉर्टेंट। फिर उसके बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने कहा एक बार मैं सोच रही हूँ अपने डॉक्टर से पूछ लेती हूँ, मेरी जो गायनी है मैं उनसे एक बारी बात करना चाहती हूँ। तो मैंने उन्हें फ़ोन किया। अब ऑब्वियसली 11:15 बज रहे थे उस टाइम, तो उन्होंने कॉल पिक नहीं किया। फिर मैंने अब ऐसे कहा आज छोड़ देते हैं, कल मैं जाती हूँ, सुबह डॉक्टर से मिलती हूँ, बात करती हूँ और फिर हम ये टेस्ट करवाएंगे अगर वो बोलती हैं तो, या एक बार मैं उनका ओपिनियन जानना चाहती हूँ। फिर हम वहाँ से निकले एंड पूरे रास्ते में रोते हुए आई हूँ। वहाँ से करीब मेरा घर 15-20 मिनट की दूरी पे है। मुझे ना बार बार उनकी वही स्टेटमेंट सुनाई पड़ रही थी कि मतलब आप समझ रहे हो, मुझे अभी भी बहुत अजीब सा हो रहा है सोच के। उन्होंने ना लिटरली ऐसे कहा कि आपकी ये रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी, ये पॉजिटिव आएगी, ये पॉजिटिव आएगी और फिर हम बेबी को अबॉर्ट कर देंगे। तो उन्होंने बड़ी इजीली कह दिया था, बट मुझे लगता है कि डॉक्टर की एक जिम्मेदारी और होती है कि आप अपने पेशेंट को टेंस्ड तो मत करो, उसे इतना स्ट्रेस तो मत दो, क्योंकि ऑब्वियसली यार मैं थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ। तो मैं बता रही थी कि देखिए जब आप प्रेग्नेंट होते हो ना, तो आपको ऑब्वियसली बेबी को लेके बहुत स्ट्रेस रहता है कि सही तो है, सब कुछ सही है, रिपोर्ट्स आने वाली होती है, तो भी आप स्ट्रेस में होते हो कि सब सही होना चाहिए, सब सही होना चाहिए। मतलब उन्होंने एक भी बार ये नहीं कहा कि अगर पॉजिटिव आई, उन्होंने कहा ये रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी, फिर आपका ये वाला टेस्ट होगा, फिर ये भी रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी, फिर ये वाला टेस्ट होगा, फिर पॉजिटिव आएगी, फिर हम बेबी को अबॉर्ट कर देंगे। और रात भर ये स्टेटमेंट मेरे दिमाग में ना रिकॉर्डिंग की तरह चल रही थी कि ये पॉजिटिव आएगी, वो पॉजिटिव आएगी, हम बेबी को अबॉर्ट कर देंगे, ऑन अ रिपीट मोड। मैं इतना रोई हूँ, इतना रोई हूँ, इतना रोई हूँ रात में।
और रोते रोते मैं कब सो गई मुझे नहीं पता। फिर सुबह जैसे ही मैं उठी मैंने फटाफट से बस मैं रेडी हुई। मुझे याद है मैंने ना नहाई मैं ना कुछ, मैं बस फटाफट चली गई अभय के साथ डॉक्टर के यहाँ। मैंने डॉक्टर को अपनी सारी राम कहानी बताई कि उन डॉक्टर के पास मैं गई थी, उन्होंने क्या क्या मुझसे कहा एंड ये सब चीज़ें हुई, अब मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने ना उसी टाइम उन डॉक्टर का पर्चा लिया और मेरे सामने फाड़ दिया, क्योंकि जब मैं अपने डॉक्टर को भी बता रही थी मैं कॉन्टिन्यूसली रो रही थी और वो देख पा रही थी कि मैं कितना ज़्यादा परेशान हूँ उनकी उस स्टेटमेंट से। उन्होंने कहा बिल्कुल भूल जाओ, तुम बिल्कुल परेशान नहीं होना है और ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी तुम्हारे अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर से बात हुई थी क्योंकि बेबी की पोजीशन स्टेबल नहीं है तो अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, तो ऐसा नहीं उनको कहना चाहिए। और बस उन्हें भी बहुत गुस्सा आया, बस ऑब्वियसली वो भी प्रोफेशनल है सेम फील्ड में है, तो उन्होंने कुछ बोला नहीं है ऐसा स्पेसिफिकली, बट वो बहुत गुस्सा हुई। फिर उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी जाओ, उन्होंने सहारा हॉस्पिटल में जो अल्ट्रासाउंड होते हैं वहाँ पे मुझे इमीडिएटली भेजा। वहाँ पे लाइन लगी थी 25-30 लोगों की, बट उन्होंने स्पेशली मेरे लिए रिक्वेस्ट किया कि मेरे अल्ट्रासाउंड एक हो। फिर मैंने वहाँ अल्ट्रासाउंड कराया, वहाँ भी नेज़ल बोन नहीं दिखी, बट वहाँ की डॉक्टर बहुत स्वीट थी। उन्होंने मुझे बोला कि देखिए आपका बेबी ना स्टेबल पोजीशन में नहीं है। अब मैं ये चीज़ सुन तो बहुत टाइम से रही थी, बेबी स्टेबल पोजीशन में नहीं है, बेबी स्टेबल पोजीशन में नहीं है, इसलिए नहीं आ रही है नेज़ल बोन, बट स्टेबल पोजीशन का मतलब समझ में थोड़ी ना आ रहा था। अब मैं आपको बताती हूँ, ये है कैमरा, आपको देखनी है मेरी नेज़ल बोन, नाक दिख रही है, दिख रही है, अब दिख रही है, अब नहीं दिख रही थी ना। तो सिया ना इस पोजीशन में थी, उसका फेस बैक साइड में था, और अल्ट्रासाउंड जब होता है तो सामने उसका फेस अगर नहीं होगा, सामने की तरफ बेली की तरफ, तो चीज़ें डिटेक्ट होने में प्रॉब्लम होगी। मैं अपनी डॉक्टर के पास गई, मैंने कहा कि यहाँ पे भी नहीं दिखी। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम एक काम करो, जो पीजीआई वाली डॉक्टर है वो बहुत अच्छी डॉक्टर है, तुम एक बार मेरे कहने से वहाँ पे चली जाओ। अब मैं क्योंकि इतनी परेशान थी, मैंने नेक्स्ट डे का वेट नहीं किया, मैं तुरंत गई वहाँ पे। इनफैक्ट उस टाइम ये सब कराते कराते 3-3:30 बज गया था, एंड जब मैं वहाँ पहुँची तो नंबर लगना बंद हो चुका था। बट जो वहाँ पे रिसेप्शन पे एक लड़का बैठा था, ही वॉज सो स्वीट। वो भी मेरा ना मुंह देख के उसके तरस आ गया कि बहुत परेशान है। उसने स्पेशली डॉक्टर को कॉल किया कि एक पेशेंट है वो बहुत परेशान है, प्लीज़ आप उन्हें देख लीजिए। तो डॉक्टर ने मुझे देखा एंड सच में SGPGI में डॉक्टर बैठती हैं, जेनेटिक डॉक्टर हैं। मैं नाम भी आपको बताती हूँ, डॉक्टर शुभा फाड़के। मैंने उनको बताया मैम 2 बार अल्ट्रासाउंड हो चुका है, नेज़ल बोन नहीं दिख रही है, मेरी डॉक्टर ने कहा है आपसे करवाने के लिए, एंड उन्होंने सच में मुझे बहुत टाइम दिया। अब इनिशियली जब वो भी कर रही थी ना, तो भी मैडम ने अपना मुंह नहीं दिखाया, मैडम ऐसे थी तभी भी। फिर डॉक्टर ने ना मुझे खुद से दिखाया कि इसलिए इसका नेज़ल बोन नहीं दिख रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि नेज़ल बोन है नहीं, नेज़ल बोन नहीं होने का मतलब यही होता है कि भाई डाउन सिंड्रोम है, ये तो सारे डॉक्टर्स के हिसाब से सेम होता है। बट अब वो डॉक्टर देखिए कितनी स्वीट थी, उन्होंने मुझे पूरी चीज़ समझाई कि इसलिए नहीं दिख रहा है तो इसमें परेशान नहीं होना है। फिर उन्होंने मुझे आधे घंटे बिठा के रखा, खिलाया पिलाया, क्योंकि क्या होता है खाने पीने से बेबी की मूवमेंट होती है। वो 20-25 मिनट तक ना देखती रही, उन्होंने बहुत टाइम दिया, बहुत अच्छे से चेकअप किया, एंड फाइनली नेज़ल बोन दिख गई उनको। तो जब वो नेज़ल बोन दिखी ना, मेरे सारे दुख दर्द खत्म हो गए। तो मैंने तुरंत अपनी डॉक्टर को फ़ोन किया, अपनी गायनी को, कि नेज़ल बोन दिख गई है। तो उन्होंने कहा ठीक है, कंग्रेचुलेशंस, योर बेबी इज़ सेफ एंड फाइन, अब तुम नेक्स्ट वाला टेस्ट करा के मुझसे मिलना। तो ये ना बहुत सैड स्टोरी एक है मेरी सेकंड ट्राइमेस्टर के साथ। तो आपको पहले पता है कि मैं पहले टेस्ट की बात करती हूँ, फिर अपने एक्सपीरियंस की बात करती हूँ। तो अब मैं बात कर रही हूँ अपने नेक्स्ट टेस्ट की, जो कि हुआ था 2 जनवरी को। तो ये टेस्ट हुआ मेरा नवंबर में, दिसंबर में कोई टेस्ट नहीं हुआ, फिर जनवरी में टेस्ट हुआ टीफा। अब जनवरी में आप सोच लीजिए मुझे कितने मंथ्स हो गए होंगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 मंथ्स कंप्लीट हो गए थे। 6th मंथ स्टार्ट हुआ था सेकंड को, और तब मैंने करवाया था टीफा। मतलब अगर अब मैं ये रिपोर्ट रीड आउट करूंगी ना तो आप लोग सो जाएंगे कि बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट होती है।
तो ये टेस्ट होता है बेबी के सारे ऑर्गन्स को और बॉडी पार्ट्स को बहुत अच्छे से देखने के लिए कि सब कुछ नॉर्मल है कि नहीं। इसमें आप समझ लीजिए कि सब कुछ पता चल जाता है कि सारे ऑर्गन्स हैं कि नहीं, किसी ऑर्गन में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, फेस में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कोई ऑर्गन मिसिंग तो नहीं है, तो सारी चीज़ें इसमें पता चल जाती हैं। तो यहाँ पे हार्ट रेट हो गया है 148 बीट्स पर मिनट और यहाँ पे बेबी हो चुका है 22 वीक्स का। एमनियोटिक फ्लूइड 15.6 है, प्लासेंटा पोस्टीरियर वॉल पे है। इसमें अब बहुत लंबी रिपोर्ट है, मतलब आप समझिए डिटेल में इसमें बताया है कि हेड और ब्रेन में जितनी चीज़ें होती हैं वो नॉर्मल है कि नहीं, नेक नॉर्मल है कि नहीं, फेस में कुछ एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। तो बेसिकली ये एक ऐसी रिपोर्ट होती है जिसमें आपको सब पता चल जाएगा कि आपका बेबी एकदम नॉर्मल है कि नहीं है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने वेट गेन कितना किया था। तो जब मैंने नवंबर में अपना वेट मेजर किया था 12 नवंबर को, तो मेरा वेट था 56। मैंने कंसीव किया था एट 49 और 50, तो 6-7 किलो इस टाइम बढ़ चुका था। फिर मैंने मेजर किया अपना 9 जनवरी को, तो 64 हो चुका था। सो बाय द एंड ऑफ माई सेकेंड ट्राइमेस्टर ये 64 kgs था। अब मैं आपको बता देती हूँ कि उन्होंने मुझे कुछ डाइट प्रिस्क्राइब की थी कि मुझे क्या क्या फॉलो करना है जो इम्पोर्टेंट है। उन्होंने मुझे बोला था दाल 2 बड़ा कटोरा। शी वाज लाइक कटोरी नहीं कटोरा। तो 2 बड़ा कटोरा दाल, पनीर 50 ग्राम, एग वाइट 4, दूध 2 से 3 ग्लास, दही 2 कटोरा, अगेन कटोरा, स्प्राउट्स 2 बाउल। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये तो तुम्हें खाना ही खाना है, इसके अलावा जो खाना है वो खा सकते हो। तो डाइट देख के तो मेरी थोड़ी सी हालत टाइट हुई, क्योंकि मैंने आपको बताया था फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो मुझसे खाया ही नहीं जाता था कुछ। तो मैं अगर आपको बोलूँ तो 4th मंथ तो ऐसे ही चला था। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही मैं अगर उसको काउंट करूँ एक्सपीरियंस वाइज, तो 5th मंथ से हाँ मेरा मन करने लगा था खाने का और मेरी डाइट बढ़ी थी। देयर वर डेज कि मैं अच्छे से फॉलो करती थी, बट कभी कभी नहीं हो पाता था। और प्रेगनेंसी में तो ऐसा होता है ना, आपका कुछ नहीं खाने का मन है तो नहीं है। इसके अलावा उन्होंने मुझे बताया था थ्रेप्टिन के बिस्किट्स, वो उन्होंने बोला था कि 2-2 खाते रहो दिन में, सुबह 2 खा लिए, शाम को 2 खा लिए, दोपहर में 2 खा लिए, रात को 2 खा लिए। सो बेसिकली अब आप समझ गए होगे कि पूरी डाइट में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। प्रोटीन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपकी प्रेगनेंसी के लिए। आप कुछ मत खाओ, अगर आपका खाना खाने का मन नहीं है, आप दाल खा लो, दही खा लो या सिर्फ एग्स खा लो, मतलब प्रोटीन का इंटेक आपको रखना ही रखना है। एंड अब मैं आपको बताऊं अगर क्रेविंग्स, यस मुझे सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्रेविंग स्टार्ट हो गई थी। तो जो वाइट वाले रसगुल्ले होते हैं ना, वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे, तो मैं वो मंगाती रहती थी और मैं खूब वाइट रसगुल्ले खाती थी। और ना मुझे एक भेलपूरी भी बहुत पसंद थी। तो मेरी क्रेविंग ना अजीब टाइप की थी, एकदम एक चीज़ चटपटी और एक चीज़ बिल्कुल मीठी। तो ऐसा होता था। प्लस मेरा एक फेवरेट रेस्टोरेंट हो गया था बाटी चोखा, यहाँ पे जो लखनऊ के लोग हैं वो जानते होंगे। मुझे वहाँ का पनीर बटर मसाला और प्लेन पराठे, मेरी और अबे की लड़ाई हो जाती थी। अबे वाज लाइक तुम्हें वहीं क्यों जाना होता है, वही एक चीज ऑर्डर करती हो। तो ये थी मेरी क्रेविंग्स और डाइट। और फिर मैं आपसे बात करती हूँ कि कोई प्रॉब्लम मुझे आई कि नहीं आई। तो प्रॉब्लम मुझे ये आती थी कि मुझे एक रेडिएटिंग पेन होता था। रेडिएटिंग पेन मतलब मूविंग पेन होता था राइट लेग में, राइट लेग से मूव होते होते मेरी राइट साइड की कमर में होता था। तो ये चीज़ मैंने अपने डॉक्टर को बताई, बट शी वाज लाइक कि ऐसा थोड़ा बहुत होता रहता है, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये थोड़ा बहुत प्रेगनेंसी में कहीं ना कहीं पेन्स हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम थी। एसिडिटी की कहानी तो वैसी की वैसी ही थी। तो डाइजीन मुझे अभी भी बता रखी थी कि डाइजीन खाओ। फिर मुझे एक इंजेक्शन भी लगना था, इंजेक्शन का नाम मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एंड बाकी की जो मेरे सप्लीमेंट्स चल रहे थे, कैल्शियम, आयरन, मल्टीविटामिन, ये सब मेरा चल रहा था। फॉलिक एसिड अब रोक दिया था। एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर में बेबी मूवमेंट्स फील होने लगी थी, बेबी ने किक किया था। एंड 1-2 बार ना तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, जब बेबी मूवमेंट्स होंगी और बेबी किक करेगा आपको लगेगा कि गैस है, ये क्या हो रहा है, मतलब आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या ये वाकई में किक थी। आप समझ नहीं पाओगे, जब 2-3 बार वो चीज़ होगी ना तब आपको समझ में आएगा। एंड धीरे धीरे तो वो किक इतनी तेज़ होने वाली है कि मैं क्या ही बताऊँ।
अगर मैं बात करूं अपने चक्करों की, तो 5th मंथ तक मुझे चक्कर आए हैं, उसके बाद आना खत्म हुए हैं। 5th मंथ के बाद मैंने ड्राइविंग भी स्टार्ट कर दी थी। मैं कार ड्राइव करती हूँ और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि मैं कहीं जा नहीं पाती, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे चक्कर आते हैं, तो इट वॉज नॉट सेफ कि मैं अकेले कहीं भी ड्राइव करके जाऊं। अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बिल्कुल भी ड्राइव नहीं किया, तो टिल माई 5th मंथ मैंने बिल्कुल ड्राइव नहीं किया। बट 5th मंथ से जैसे ही मेरे चक्कर रुके, तो मैंने अपने डॉक्टर से पूछा कि मैं कार ड्राइव कर सकती हूँ। उन्होंने कहा बिल्कुल कर सकते हो, आप तब तक कर सकते हो जब तक आपका जो बेली है वो स्टीयरिंग से टच ना हो, तो तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5th मंथ के बाद ना प्रॉब्लम्स मेरी बहुत फेड आउट होना शुरू हो गई थी एंड अच्छा लगने लगा मुझे। बट एक बात मैं बता दूं, अभी भी मुझे 5th मंथ के बाद भी फुल 2nd ट्राइमेस्टर में अगर मैं ब्रश कर लेती थी ना कभी, जैसे मेरा मन नहीं मानता था, तो मुझे वॉमिटिंग पक्का होती थी। और 2nd ट्राइमेस्टर की एक इंटरेस्टिंग बात और थी, मेरी भूख से नींद खुलती थी, मुझे इतनी तेज भूख लगती थी। फिर मैं अपनी साइड टेबल पे कुछ ड्राई फ्रूट्स या बिस्किट्स ऐसे रखती थी, थ्रेप्टिन रखती थी, तो मैं पहले उठती थी वो बिस्किट खाती थी, या फिर मैं बनाना मैंने बहुत खाया है थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी। सुबह उठते ही मैं बनाना खाती थी, फिर बाकी चीज़ें जो डॉक्टर ने बताई थी वो फॉलो करती थी। कुछ दिन बाहर का भी खाती थी, बट बाहर भी अगर आप खा रहे ना तो अच्छी जगह से खाइएगा, क्योंकि स्टमक इन्फेक्शन होने का बहुत डर रहता है, और जब अगर स्टमक इन्फेक्शन हो जाता है ना प्रेगनेंसी में तो बहुत परेशान करता है। आई होप मैंने कुछ मिस नहीं किया होगा। सो अगर आपको ये वीडियो भी यूजफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, सो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज सिया का मैड हाउस। तो फॉर नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ कल या परसों अपने 3rd ट्राइमेस्टर के एक्सपीरियंस के साथ। सो टिल देन, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।